हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 3 और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो है वो पहले ही करवाया जा चुका है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाके आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है। तो आप वहां से जाके हमारे जितने भी वीडियो जो है यूट्यूब पर करवाए जाते हैं उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो है बीपीएससी 71 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड अन्य मटेरियल भी आपको मुफ्त में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप वहां से जुड़ के मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो लघु उद्योग से। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी? तो 75%। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की जो शुरुआत है किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो 1969 से। और 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ये स्टार्ट हुआ था और बाद में 1980 में 6 बैंक को और राष्ट्रीयकृत किया गया। तो टोटल जो है 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस टाइम पे जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो मुर्गी पालन का। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि भारत में जो है वो मिश्रित खेती का प्रोविजन है। मिश्रित खेती मतलब खेती और उसके अलाइड अलग अलग जो सेक्टर हैं, जैसे कि मत्स्य पालन है, फिर मुर्गी पालन है, ये सब भी किया जाता है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो हम इसमें देखें तो पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है यह कर्नाटक में है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है। और आगे है कि कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो कराई वेट्टी जो है यह केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व जो है यह कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं। तो ये गलत है। फिर है होकेरा आर्द्र भूमि, यह जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में नहीं। तो इस तरीके से ये तीनों जो गलत हैं और पूछ रहा है सही, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2014 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको पता होगा तो जो सबसे पहले अगर देखें तो मलयालम भाषा में जो सबसे पहले विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के, तो वो जी शंकर कुरूप थे। और हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत और अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यह जो है ब्रिज से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इसका। और इसके अलावा भी अगर देखें तो कुछ खेल के जैसे कि ट्रॉफी है, तो राइडर कप जो है वो गोल्फ का है और नारंग कप जो है वो बैडमिंटन से हो जाएगा, एजरा कप पोलो से और बेटन कप हॉकी से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भजन सोपारी जो है ये संतूर वादक थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग को पता होगा कि जाकिर हुसैन जो तबला वादक थे और पंडित रविशंकर सितार वादक, अली अहमद खान सहनाई और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह मिजोरम का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी देखें तो मुखौटा और युद्ध जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है। और पंडवानी और डागला जो है यह छत्तीसगढ़ का, फूंदी जो है वो राजस्थान का हो जाएगा और कोलट्टम ये तमिलनाडु का है। तो ये भी
आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। तो यह जो है मार्ग निर्माण यानी कि भूमि की माप और मार्ग निर्माण से यह जुड़ा हुआ क्षेत्र था, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो 6 दर्शन का उसमें वर्णन किया गया है। तो 6 दर्शन में से जो न्याय दर्शन है उसी में से एक है। और न्याय दर्शन के जो क्या बोल सकते हैं कि न्याय दर्शन के जो व्याख्याता थे या प्रवर्तक थे वह गौतम थे। और वहीं अगर देखें तो सबसे पुराना दर्शन जो था वो सांख्य था, और सांख्य के जो प्रवर्तक थे वह कपिल मुनि थे, और जैमिनी जो है ये वैशेष्य के थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चारवाक जो दर्शन है जो विलासिता जीवन को जो सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण जिसको मानता है कि एक जीवन मिला है तो आप लोग सारा ही फॉलो कर लो, तो वो चारवाक दर्शन ऐसा कहता है। तो इसीलिए जब आप किसी को चिढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि अरे वो बहुत ज्यादा भोग विलास में व्यस्त रहता है, मतलब चारवाक दर्शन फॉलो करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो आप सभी को पता है कि सिकंदर सानी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया। और अगर आपने बाजीराव मस्तानी और फिर एक अभी रिसेंट में आया था मूवी पद्मावत, सॉरी बाजीराव मस्तानी नहीं पद्मावत में अगर आप देखें तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को जो उसकी वाइफ है जिसका रोल प्ले जो है अदिति राव हैदरी ने किया है, तो वो उनको इसी नाम से संबोधित करती हैं कि सिकंदर सानी जो है अब एक महिला के लिए युद्ध लड़ेंगे। तो आप लोग वहां से भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किनके दरबार में रहते थे। तो यह जो है देवराय द्वितीय के दरबार में थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक जो थी श्रीनाथ की वो बहुत फेमस पुस्तक है श्रृंगार नैवेद्यम, ये इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे है निम्न में से किसने बाबर को सरपुल के युद्ध में पराजित किया था। तो सैवानी खां के द्वारा पराजित किया गया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध जो है 1502 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो अगर आप लोग को याद हो तो इलाहाबाद की जो संधि थी 12 अगस्त 1900 1900 कह रही हूँ सॉरी 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। हालांकि 2 संधि हुई थी, एक संधि हुई 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई थी वो हुआ था जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य, यानी कि उसका जो प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और दूसरा हुआ था 14 अगस्त 1765 ईस्वी को, और यह हुआ था जो उस टाइम के अवध के वर्तमान शासक थे शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो इसमें जो है जब बिहार बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है वो मुगल प्रशासन यानी कि मुगल सम्राट के द्वारा जब अंग्रेजों को दे दी गई, तो अंग्रेजों ने वहां के देख रेख के लिए मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया था, और बिहार में उप दीवान बनाया गया था राजा सिताब राय को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान यानी कि बंगाल का किसको बनाया गया था। तो मोहम्मद रजा खान सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो ये भी आप सभी लोग को पता है कि लॉर्ड रिपन जो है इनको माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वायत्त प्रस्ताव रखा था, इस कारण से इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और रिपन का कार्यकाल अगर देखिए तो 1880 से 84 था। और इल्बर्ट बिल भी जो है वो रिपन के कार्यकाल में आया था, ये भी बहुत बार पूछता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
आगे दिया हुआ है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो जो सबसे पहले जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया था वो बुक था असबाबे बगावते हिंद, जो 1859 में ये प्रकाशित हुआ था। और इस बुक के जो लेखक थे वो सर सैयद अहमद खान थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था। तो आप सभी को पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1787 में, सॉरी 1787 कह रही हूँ, 1878 में लाया गया था। और यह जो है इस टाइम अगर आप लोग को गवर्नर जनरल का शासनकाल याद होगा तो ये लॉर्ड रिपन के साथ लॉर्ड लिटन के शासनकाल में इसको लाया गया था। और इसको निरस्त जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग को अभी ही मैंने बताया है कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84 के बीच था। तो लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद जो गवर्नर आए थे वो लॉर्ड रिपन थे और उन्होंने इसको खत्म कर दिया था। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को जो है सबसे लिबरल गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया में याद किया जाता है, क्योंकि इनको अलग जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके कंपैरेटिवली इन्होंने भारतीयों के लिए कुछ पॉजिटिव, कुछ क्या मतलब जो भी काम किया वो लगभग भारतीयों के पक्ष में था, सकारात्मक रूप से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकार की या क्रांतिकारी की, जो भी आप लोग को सही लगे, क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो यह जो है भगत सिंह का कथन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है, पहले तो आप लोग टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और अहमदाबाद में देखें तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल किया गया था यह फरवरी 1918 में। और यही आप लोग को याद रखना है क्योंकि यह जो है फरवरी में हुआ था 1918 में। और खेरा आंदोलन भी हुआ है 1918 में ही, लेकिन यह मार्च में हुआ है। तो ये दोनों जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। और सही हो तो आप लोग को पता ही है कि यह 1920 से 22 के बीच चला था। तो इस तरीके से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे कालक्रम तो सबसे पहले चंपारण आ जाएगा, फिर अहमदाबाद आएगा, फिर खेरा आएगा और फिर असहयोग आ जाएगा। तो 1 2 3 4 का है कॉम्बिनेशन जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक बात मैं और भी बोल दूं कि अगर मैं कभी बाय मिस्टेक अगर मुझसे कहीं बोलने में या प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो आप लोग उसको ज्यादा माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो जाता है जब आप कंटिन्यू बोलते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो यह जो है बौद्ध को नहीं किया गया था। आप सभी लोग को पता है कि जो जितने भी मुस्लिम हैं इनको 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है इससे उन लोगों को पृथक निर्वाचक पद्धति दे दिया गया था। और बाद में इसको 1919 में आगे और विस्तार करते हुए और सिख को भी उसमें शामिल कर दिया गया था। लेकिन अगर देखें तो बौद्ध जो था ये रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत जो लाया गया था 16 अगस्त 1932 में, तो इसमें जो है इसमें दलित वर्गों को क्या किया गया था कि उसको भी हिंदू से अलग करके पृथक निर्वाचक पद्धति के अंतर्गत उसको रखा गया था। और इसी का जो है विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को जो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे, तो जिसमें कि एक टीपी सप्रू थे और एक का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा जो है मध्यस्थता की गई। और फिर वहाँ जो क्या बोल सकते हैं, जिनका जितना सीट जो दलित के लिए आरक्षित था 47,
वो बढ़ा के लगभग उससे लगभग समझिए कि 2 गुना कर दिया गया था। 147 या 148 सीट जो है रिजर्व कर दिया गया था और पृथक निर्वाचन पद्धति में नहीं रखा गया था। और इसका कारण भी था क्योंकि पृथक निर्वाचन पद्धति जो था ये एक ऐसी पद्धति थी जिसमें जिस भी कैंडिडेट को, जैसे मुस्लिम को दिया गया तो उस निर्वाचन क्षेत्र से मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा होगा। और खड़ा होने का मतलब ये नहीं है, खड़ा होने इन द सेंस कि मतलब वो चुनाव में भाग लेंगे और उसको वोटिंग राइट भी सिर्फ मुस्लिम को ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिस संप्रदाय को निर्वाचक पृथक निर्वाचन पद्धति जिस क्षेत्र में दिया गया है तो वहां उसी संप्रदाय के लोग न सिर्फ उम्मीदवार होंगे बल्कि उनको वोटिंग करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वो भी उसी संप्रदाय से आएंगे। तो ये जो था ये एक तरीके का फूट डालो की नीति थी जिसका गांधी जी के द्वारा विरोध किया गया और बाद में फिर अम्बेडकर के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है अगर सीट आरक्षित है तो फिर कोई बात नहीं। तो उन्होंने इसे पुणे समझौते के तहत जो है इसको स्वीकार करके और आरक्षित सीटों को मान्यता दी थी। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा ही डिस्कशन हो गया इस पे। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया। तो आप सभी को पता है कि अभी जो है तीन जो आपराधिक कानून है जो कि अंग्रेजों के टाइम से ही बने हुए थे तो उसको अभी रिसेंट में चेंज किया गया है और ये तीनों को जो है 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको देखें तो जैसे कि पहला था भारतीय दंड संहिता 1860, इसको जो है बदल के अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। फिर है अभी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसको सीआरपीसी बोलते हैं, तो इसको अभी इसका नाम जो है परिवर्तित करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस ये इसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया। और इसके अलावा बचा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो इसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उसमें बहुत सारे प्रोविजन जो है उसमें चेंज भी कर दिया गया है, जैसे कि अगर आप लोग देखें तो डिजिटल एफआईआर लाया गया है, या फिर जो महिलाओं के साथ जो क्या बोलते हैं कि उनके साथ की गई जाति जो डिफाइन नहीं था तो वो भी डिफाइन कर दिया गया, या फिर जैसे कि देशद्रोह वगैरह है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोविजन उसमें चेंज कर दिए गए हैं। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जय शाह को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो आईसीसी के जो अध्यक्ष थे वो ग्रेग बार्कले थे, तो अभी जय शाह के द्वारा उनको प्रतिस्थापित किया गया है। आगे है कि हाल में ही राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था। तो आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के सरकार में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, वो भी असंवैधानिक रूप से। और इसी के अभी एवज में मतलब इसी के याद में अभी संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है वो 25 जून को मनाया जाने की सरकार के द्वारा घोषणा भी की गई है। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि इसे किस तिथि को लागू किया गया था, तो हम सभी को पता है 25 जून 1975, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें 129वें नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और भारत का स्कोर इसमें 68.5% है। तो ये स्कोर भी कभी कभार पूछता है, हालांकि ये इसमें नहीं पूछेगा बट बीपीएससी में चांसेस होता है पूछने का। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि आइसलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और फिनलैंड सेकेंड। और इसमें जो है टोटल 146 कंट्री है और इसमें भारत की रैंकिंग जो है 129वां है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल में ही किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया। तो यह दिया गया है संजना ठाकुर के, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इनकी जो कहानी है ऐश्वर्या राय के लिए इनको लघु कथा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषय में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उनमें से शामिल नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस साल का जो बजट है उसमें जो 4 विषय हैं उसमें रोजगार है, कौशल है,
मध्यम वर्ग है और एमएसएमई है। तो एमएसएमई नहीं है, यहाँ शिक्षा दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है उसमें से शामिल नहीं है। और इसके अलावा भी जो बजट 2024-25 में 4 प्रमुख जो वर्ग है उसमें युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता पे फोकस किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है, तो एंजल टैक्स को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है हाल में ही उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह जो है कतर के द्वारा नाम दिया गया है। और दाना जो है बेसिकली ये अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है उदारता, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था, तो इसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है, तो यह जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी कि आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। और इसके अलावा भी देखेंगे तो बहुत सारे अदर अभियान भी है, जिसमें कि जैसे कि अमानत है, जो कि खोए हुए सामान की वापसी के लिए चलाया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है, तो यह संस्कृति मंत्रालय का है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल में ही किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी कि ब्रेन इम्प्लांट किया गया है, तो यह अभी किया गया है ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है, तो भारत के द्वारा जो है 6 पदक जीता गया है, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य है। और भारत जो है इसमें 71वें रैंक पे था पदक तालिका में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है प्रथम पोजीशन पे अमेरिका था 125 पदक के साथ, फिर चाइना था 91 पदक के साथ दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे जापान था 45 पदक के साथ। आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह अभी पहले ही मैंने डिस्कस किया है 25 जून को, क्योंकि इसी दिन जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा 25 जून 1975 को असंवैधानिक तरीके से पूरे भारत में आपातकाल लगाया गया था 2 वर्षों के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी आप सभी को पता है कि इसका उद्घाटन जो है नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है और यह बिहटा में स्थापित है। चलिए आगे देख लेते हैं। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण जो है वह कहाँ किया जा रहा है, तो काशी में, ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है इस पुल पर ट्रेन के लिए जो 4 ट्रैक है और 6 लेन बनाया जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है, तो मंकी पॉक्स को जो है अभी WHO के द्वारा इसको घोषित किया गया है स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में। आगे है कि 2024 में T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है किसे घोषित किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ICC T20 का जो अभी वर्ल्ड कप है वो इंडिया उसका विनर रहा है, और इसमें जो तेज गेंदबाज थे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है, और इसी में फाइनल मैच में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यह मार्च 2025 तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है, और इसकी जो समय सीमा थी वो 30 जून 2024 तक ही थी। हाल में ही कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो टोटल जो है 23 महिला हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस साल जो है 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, और आप सभी को पता है कि पद्म पुरस्कार जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इसमें जो है 3 कैटेगरी में 3 तरह के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसमें कि 7 को इस साल पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे है कि गुरु दक्षिणा शब्द
कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा जो है वह तत्पुरुष समास है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे और समास से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप लोग समास अच्छे से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। आगे दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो सबसे भाषा की अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण आप सभी को पता है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और वर्ण जो इसको देखें तो दो भाग में बांटा गया है, एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिया हुआ है कि अति आवश्यक यानी कि अत्यावश्यक जो है किस संधि का उदाहरण है? तो यह येन संधि का है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे के हाथ में बटेर लगना कहने का सेंस कि अंधे को दिखता नहीं है बट फिर भी उसके हाथ में बटेर लग गया है। जनरल सेंस में इसका मीनिंग ये बैठता है, जब कोई अंधा होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स क्या होगा कि बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि शिशु सो रहा है। और अकर्मक क्रिया आप सभी को पता है कि ये क्रिया का वह रूप है जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले जो जैसे कि होने वाला जो व्यापार का फल है वो कर्म पे ना पड़ के बल्कि कर्ता पर पड़ता है, तो उसको ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे दिया हुआ है कि स्टेसिटी शब्द का सिनोनियम क्या होगा? तो इसका जो है सिनोनियम अगर हम देखें तो हो जाएगा रैप्चर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और स्कार्सिटी का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है परमानंद, यानी कि जिसको हर्ष बोल सकते हैं या खुशी बोल सकते हैं। और रैप्चर का अर्थ भी सेम ही होता है, इसीलिए इसका सिनोनियम जो है रैप्चर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसमें देखें तो इसमें ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, यह जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। और आप लोग जो है वॉइस भी देख लीजिएगा और एक नरेशन भी, क्योंकि इस दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिंस द की आर विद माई मदर एंड आई डैश यू मनी। तो इसमें जो पूछ रहा है तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा कि सिंस द की आर विद माई मदर एंड आई कांट लैंड, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? तो यह जो था 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर 1813 में देखें तो इसमें कंपनी के यानी कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा कंपनी के जो अधिकार पत्र है उसको 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। और साथ ही कंपनी का जो एकाधिकार था उसमें चीन के साथ और चाय के अलावा सारा ही एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1833 में जो पूर्ण यानी कि पूरी तरीके से जो चीनी और यानी कि चीन के साथ और चाय के व्यापार में जो एकाधिकार रखा गया था उसको भी समाप्त करके कंपनी से पूर्ण एकाधिकार का जो है वो खत्म कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा क्या किया गया कि जो कंपनी का गवर्नर जनरल के परिषद है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। और आगे आप सभी को पता है कि 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी को सिर्फ व्यापारिक कंपनी के अलावा उससे सारा दर्जा जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आप सभी को पता है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के द्वारा जो 12वीं अनुसूची जुड़ा है, और यह 12वीं अनुसूची जो है वो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को उसमें जोड़ा गया, जिसको नगर पालिका आप लोग यानी कि हम सभी नगर पालिका बोलते हैं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, और 9वां अनुसूची जो है यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और फिर आगे चल के 10वां अनुसूची जो है वह 1985 में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दल बदल जो है इसी के तहत लाया गया था, आप सभी को पता होगा। और 11वां में जो है यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जो लाया गया था वो पंचायती राज संस्थान से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी को पता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और कराईकल, यहाँ केरिकल दिया हुआ है, उसको भारत को कब सौंपा था? तो यह नवंबर 1954 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि जो पांडिचेरी है या जिसको अभी पुदुचेरी बोला जाता है, यह 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक यूटी बनाया गया, जिसमें कि अगर हम देखें तो माहे जो है, माहे हो जाएगा केरल में, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में, कराईकल और ये पांडिचेरी ये जो है ये दोनों जो है ये तमिलनाडु में है। तो टोटल ये चारों को मिला के पुदुचेरी बनता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये पहला ऐसा यूटी है जो 3 स्टेट में है, यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये मौलिक कर्तव्य है। फिर है देश की रक्षा करना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, तो ये भी है। और इसमें डी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान या वस्तुओं का संरक्षण, तो इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो ये जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और इसके अलावा आपको एडिशनल फैक्ट में मैं बता देती हूँ कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है यह सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर लाया गया था, और जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया। और बाद में जो एक मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है वो जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य का जो अवधारणा है यह रूस से लिया गया है। तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही स्टेटमेंट बताना है। इसमें पहला दिया हुआ है कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति है वो अनुच्छेद 89 में दिया हुआ है, तो ये भी सही है। फिर है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा, तो ये भी सही है कि अनुच्छेद 92 में इसका वर्णन दिया हुआ है। इसमें सारा ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से जो सबसे कम मतदाता वाला जो है वह लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर एडिशनल फैक्ट में देखें तो लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, और चांदनी चौक जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। और इसके अलावा अगर देखें तो सबसे अधिक मतदाता वाला अगर देखेंगे लोकसभा क्षेत्र तो वो मलजाक सॉरी उसमें मलकाजगिरी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, तो मलकाजगिरी जो है वो हो जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है सरकारिया आयोग की अनुशंसा पे की गई थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है
कि अंतर्राज्यीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक, तो वहाँ 2 नहीं 3 बैठक होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच करना और उसको सलाह देना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसमें गलत पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो इसमें चलिए पहला देखते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि सूचना की पारदर्शिता, तो ये भी है उसमें, क्योंकि जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके तहत जो है हमें किसी भी जो हमको लग रहा हो कि गवर्नमेंट यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड कोई हमें जानकारी अगर चाहिए होगा तो वो हम बिल्कुल भी मांग सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि वो अगर हमारे देश की संप्रभुता या फिर उसकी रक्षा या कुछ गोपनीयता को प्रभावित नहीं करती हो। तो आगे है कि सूचना का प्रकटन, तो ये भी बिल्कुल सही है। संसूचित नागरिकता और लोकतंत्र आदर्श की संप्रभुता, तो ये सारा ही जो है ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है उल्लेखित है, तो ये सारा ही है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि इनमें से सही सभी जो है वो हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसमें से जो है एक तो अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 89 में भी इसका वर्णन है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ए बी और दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। तो इनमें से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा 29, और गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में 26 है, और राजस्थान में 25 है, और कर्नाटक में 28 है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये हम सभी को पता है कि मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो इसके अलावा अगर देखिए पाक जल संधि, तो ये भी आप सभी को पता है कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, और कारीमाटा जो है दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है, और हारमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा जो जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि कनाडा जो है सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है कनाडा दूसरे नंबर पे आता है। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आरसी क्यूबा करके याद रखेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। और आरसी क्यूबा का अगर फुल फॉर्म देखें तो आर से तो आप सभी को पता है रूस, सी से कनाडा, फिर सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राजील और ए से ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि 45 से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। और इसके अलावा अगर देखें तो 30 से 45 डिग्री जो है उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो है यह उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए वाला। और यही देखे तो सी जो है 66 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र हो जाएगा यह हो जाएगा शीतोष्ण, और विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह बुध है, और बुध का अगर अलग से हम लोग देखें कि इसकी विशेषता क्या है तो यह जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और इसको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि यह सूर्य और जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है उसके बीच में पाया जाता है। और अगर देखें तो इसके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र इसमें पाया जाता है, और सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी यही है। और इसके अलावा जो है तापांतर भी जो है इस ग्रह का सबसे अधिक होता है।
तो ये एडिशनल फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि शनि के पास अभी सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। तो आप सभी को पता है कि अभी 24 टाइम जोन में जो है पूरे वर्ल्ड को विभाजित किया गया है। और अगर इसका देखें तो प्रत्येक जोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 डिग्री के बराबर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी देखें तो साल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, और वॉसजेज जो कि फ्रांस का है तो वो भी ब्लॉक पर्वत का ही एग्जाम्पल है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारत में सबसे ऊंची जो ज्वारीय ज्वार भित्ति नदी कौन सी है। तो ये सभी पता है कि हुगली नदी जो है ये सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है, और यह गंगा की एक शाखा है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है और सूची 2 में विभिन्न क्षेत्र। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है रोका, तो रोका जो है ये ब्राजील की है, तो ब्राजील हमारा आर में है। फिर दिया हुआ है खिल, खिल जो है हिमालय पट्टी पे है, हिमालय पट्टी में जो खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि उसको बोला जाता है। तो ये इसका जो है ऑप्शन एस हो जाएगा। और झूमिंग कृषि है तो उत्तर पूर्वी भारत में है। उत्तर पूर्वी भारत कहने का मतलब कि ये पी से सुमेलित हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है मिल्पा, और मिल्पा जो है यह मैक्सिको की है, यानी कि ये क्यू से सुमेलित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तो इसमें से द्वितीय और तृतीय दोनों ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और प्रीडेटर्स का मतलब होता है कि कुछ जंतु जो है वो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन पाते हैं, तो वैसे जो जंतु हैं वो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। तो इसमें द्वितीय और तृतीय दोनों वर्ग आएंगे। आगे दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये भी आप लोग को पता होगा कि हेमिस जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, और हेमिस जो है वो लद्दाख में है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और इसके अलावा भी आप लोग एडिशनल फैक्ट में याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट था, और ये पहले जो है हेली के नाम से बनाया गया था, और अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। और केबुल लामजाओ ये भी आप लोग को पता होगा कि यह मणिपुर में स्थित जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और मीठे पानी का झील है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जिम कॉर्बेट का मैंने बता ही दिया है। और बांदीपुर जो है ये कर्नाटक का नेशनल पार्क है। इसके अलावा आंसी बांदीपुर दोनों ही कर्नाटक का नेशनल पार्क है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो अगर इसमें देखें तो उसका कारण हो जाएगा कि अधिकांश जो है बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है, जिस कारण से अगर मूल जड़ नष्ट हो जाएगी तो पौधे जो हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसी वजह से जो है जो एंजाइम है यानी कि एंजाइम की कमी के कारण वायरस जो है वो किसी भी चीज को अपघटित नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया में एंजाइम पाया जाता है, जिस वजह से बैक्टीरिया जो है किसी भी चीज को अपघटित करने के लिए वो अपने एंजाइम का यूज करता है। आगे दिया हुआ है कि वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी कह रही हूँ स्टेटमेंट सेकेंड। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होता है। तो ये जैविक वाहक नहीं है, बल्कि ये किसी भी चाहे वो मानव शरीर है, मिट्टी है, जल है, तो ये नाक, मुंह या त्वचा किसी के माध्यम से भी किसी में शरीर में प्रवेश करके ये अपने आप को संचरित कर सकता है। तो केवल जो यहाँ दिया हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जिसमें केवल पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कटे हुए सेब का भूरापन को कैसे कम किया जाता है। तो नींबू का जब रस का यूज करेंगे तो उसका जो भूरापन है वो कम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है।
आगे है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए जो है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया बोला जाता है। और कॉर्निया के बारे में मैं बता दूं कि जब हम अपना नेत्रदान करते हैं तो आंख का जो कॉर्निया है यही नेत्रदान में दिया जाता है, ये भी आप लोग का पता होगा आप लोग को। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पाचक एंजाइम है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, तो आप सभी को पता है कि अग्नाशय से 3 पाचक रस निकलते हैं जिसको शॉर्ट में LAT बोला जाता है, लेट, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इन तीनों में देखेंगे तो ट्रिप्सिन जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो जठर ग्रंथि से पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और टाइलिन, जैसे कि आपको पता है कि लार ग्रंथि में टाइलिन, माल्टेज या एक और लाइसोजाइम इत्यादि जो है हमारे लार ग्रंथि में पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण जो है संघ मोलास्का जंतु के हैं, तो इसमें से देखें तो इस संघ के जंतु जो रक्तहीन होता है, तो ये ठीक है। फिर इसका उत्सर्जन जो है वृक्क के द्वारा होता है, तो ये भी मोलास्का का लक्षण है। और इसमें श्वास जो है गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, तो ये भी सही है। तीनों ही लक्षण मोलास्का के हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम मोलास्का का उदाहरण देखें तो जिसका ऊपरी सतह जो है वो हार्ड होगा ना, वो सारा ही मोलास्का के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल तो घोंघा है या सीप है या ऑक्टोपस है, तो इन सभी का अगर बाह्य आवरण देखें तो वो बहुत ज्यादा कड़ा होता है, तो इससे पता चल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो इसमें जो है श्वास नली जो है हमारा वो डिप्थीरिया से प्रभावित होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ा ग्रंथि, तो आप सभी को पता है कि यकृत जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा कपी कौन सा है, तो गोरिल्ला जो है सबसे बड़ा कपी है और सबसे छोटा कपी गिब्बन को माना जाता है। और सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी होता है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो B7 को बायोटीन बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और अगर हम देखें तो फॉलिक एसिड जो है यह विटामिन B11 को, और पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को, और टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई को। और अगर देखें कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी के लिए बोला जाता है, जो कि 2 टाइप का होता है, एक होता है कोले कैल्सीफेरॉल और ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और साइनोकोबालामीन जो है ये भी आप लोग को पता होगा कि विटामिन B12 को बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, ऑक्टेन, इस तरीके का क्रम है। तो इसमें देखेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन और ऑक्टेन, ऑप्शन बी में सही क्रम दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे है कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है, तो हमारी जो दांत में जो सड़न होती है वो बेसिकली अम्ल के कारण होती है, और जब हम इस अतिरिक्त अम्ल को जब हम बेअसर कर देते हैं तो सड़न जो है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि जो है वो सही नहीं है, तो अगर हम तांबे में दही को रखेंगे तो वो क्या करेगा कि आपस में रिएक्शन करेगा, तो इस कारण से जो है तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है, इस कारण से ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, तो मेलामाइन जो है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा देखें तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन ये सभी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। और टेफ्लॉन जैसे कि आप सभी को पता है कि जो टेफ्लॉन का एक हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक
बर्तन में जो पकड़ने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, इस कारण से नॉन स्टिक बर्तन में इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखें तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, इस तरीके से यानी अवरोही क्रम में 2 1 4 3 का रेशियो बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर क्रियाशील अगर किसी को माने तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो अगर हम देखें तो सीजियम जो है इसका भी यूज होता है और पोटेशियम का भी यूज किया जाता है प्रकाश विद्युत सेल में, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला है कि यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर संक्षारक है, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इसे सतह में फैलाते ही यह गायब हो जाता है, तो ये भी ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। आगे दिया हुआ है कि एक सरल लोलक की आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच में संबंध क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 इक्वल्स टू 2 पाई और रूट अंडर एल अपॉन जी होता है, और पूछ रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई में, तो इससे अगर आप लोग देखेंगे तो इसी से आपको निकल जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी के, तो ये भी आप लोग को फॉर्मूला से पता चल रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और सूची 1 में जो है वो नेत्र से संबंधित रोग है और सूची 2 में उसको किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है वो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मायोपिया आप सभी को पता है कि मायोपिया में अवतल लेंस का यूज किया जाता है ठीक करने में, हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस और प्रेसबायोपिया को द्विफोकल और दृष्टि वैमनस्य को बेलनाकार। तो इस तरीके से हमारा QPSR का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। इसमें दिया हुआ परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, तो आप सभी को पता है कि ये तीनों ही जिम्मेदार हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन कौन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है वो बताना है। तो पहला है कि प्रकाश जो है गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, दूसरा है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और तीसरा है कि पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो वह तीनों ही जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच का जो संपर्क का प्रभावी क्षेत्र है वो कम हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि ठंडा कक्षा में रखा गया फल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है क्यों। तो इसका कारण है कि जो उसकी श्वसन की दर जो है वो कम हो जाती है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर। और इसी कारण से कोल्ड स्टोरेज में भी यही वजह है कि वहां पे हम लोग सब्जी या फल को स्टोर कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह जो है सितार है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वही माइक्रोफोन को देखें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर को देखें तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, और इससे डायनेमो जो है रिवर्स हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसीलिए ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे जो इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग और मैथ्स का, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए ला दूंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं।
96 का जो आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 97 का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4.5 आवर्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर है 98, तो 98 का 2.5% हो जाएगा कमी, तो जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सॉरी कमी कमी दिया हुआ है 2.5 का, तो ऑप्शन सी में है, ना कि बी में, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है 99 का, तो इसका जो 3% है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और 100 का हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखें तो हम लोगों ने बिहार दारोगा का जो टेस्ट नंबर 3 है वो हम लोगों ने इसका देख लिया है। तो चलिए आप लोग इसको अगर पीडीएफ इसका देखना चाहते हैं या सॉरी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है, और इसके अलावा भी आपको अदर भी बहुत सारे मटेरियल के पीडीएफ आपको मिलते हैं, जिसमें बीपीएससी 71st प्रीलिम्स है, फिर करंट अफेयर्स है, जीएस पॉइंटर है, और अलग अलग तरीके के पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा हो। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमारा फीडबैक, और अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो चलिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।